स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। इसमें आज हम लोग अलग अलग प्रोविजंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का नया टॉपिक है, इसको ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसमें हमारे जो जुडिशियरी के बारे में जो है इसमें चर्चा करना है हम लोगों को। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इसमें सभी टर्म के मतलब को हम लोग समझते हैं। जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब है जुड़ा हुआ, एक चेन है, ऊपर से नीचे तक का एक चेन है, इसको हम लोग समझेंगे। और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इस पर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी भी अदर जो हमारा गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है उसका किसी भी तरीके का हमारा इस पे ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम जो इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हमारा जो ऊपर से नीचे तक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद क्या है हाई कोर्ट्स है, और उसके बाद क्या है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कह सकते हैं या लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक ट्रायंगुलर हमारा क्या बनता है, चेन बनता है। एक ट्रायंगुलर क्या बनता है, चेन बनता है। इस ट्रायंगुलर चेन को समझने का मतलब है कि हमारा क्या है, ये इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है। सबसे ऊपर जो ये टॉप मोस्ट है, इसको एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, ये एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर जो हाईएस्ट जो हमारा क्या है अपीलिंग इंस्टीट्यूशन है, इससे ऊपर हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे देश में एक ही है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है। उससे नीचे अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ये हाई कोर्ट्स है। ये हाई कोर्ट्स है यानी कि एक से ज्यादा है। अलग अलग जो राज्य हैं उनमें क्या है, कैपिटल सिटी में या फिर किसी किसी राज्यों में कैपिटल सिटी में नहीं भी है, अलग सिटी में है, तो हाई कोर्ट्स है। कहीं कहीं पर क्या है कि अलग अलग इन ये जो यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट्स है उनको मिला करके एक हाई कोर्ट के भी निर्माण किया गया है। तो इस तरीके का वो जब हम हाई कोर्ट स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल देखेंगे इसका। और उससे नीचे जो है इसके काफी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हो जाते हैं उन सभी कोर्ट्स हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग, ये अपीलिंग बॉडी है, हाईएस्ट अपीलिंग ऑथोरिटी है, इसलिए इसको एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको फेडरल कोर्ट, जो ये हमारा है, इसको हम लोग फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, संघीय न्यायालय। तो इस तरीके से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम्पल देखा। इंटीग्रेटेड कहने का एक और मतलब है कि हमारा जो सेंट्रल लॉ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई कानून बनाती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, तो उसको लागू जो उसका जो लागू हो रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का जो अधिकार है ये इसी पूरी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के पास है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्टेट लेवल पे कानून बनाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार हाई कोर्ट के पास हो जाएगा, और अगर सेंट्रल लेवल पे कानून बन रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, और दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसमें एज ए होल बॉडी सब लोग एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। वो जो हम लोगों ने अलग अलग की जो बात की, ये यूएसए में ऐसा सिस्टम है। यूएसए में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। जो स्टेट के लॉ जो होते हैं वहां पर स्टेट की जो कोर्ट होती है, स्टेट की जो जुडिशरी होती है वो इंप्लीमेंट करती है, और जो फेडरल लॉ यानी कि जो सेंट्रल की जो लॉ होती है वहां पे वो फेडरल कोर्ट उस चीज को देखती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड जो हमारा जो टर्म है जुडिशरी के कंटेक्स्ट में, उसको हम लोगों ने देखा। अब क्या है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो जज हैं उनको कुछ अधिकार, जैसे कि जो ये फिक्स्ड टेन्योर की बात की गई है। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि फिक्स्ड टेन्योर, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं जिससे कि हमारे जो न्यायकर्मी हैं, जो जजेस हैं, वो फ्री फील करें, वो इंडिपेंडेंट फील करें, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं हो। तो जब वो सर्विस में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गन उनको प्रभावित करने के, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनका जो टेन्योर है टेन्योर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इसलिए ये जो टर्म है हमारा फिक्स्ड टेन्योर वो उनके लिए मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो उनके अलाउंसेस हैं,
अलाउंसेस या फिर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो किस पे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया में कंसोलिडेटेड फंड है उसके उससे इनका जो भी अलाउंसेज होता है, जो भी कोर्ट के जो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं जो जुडिशियल वर्क्स के, उन सभी को कहां से लिया जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू लिया जाता है जो अलाउंसेज है। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड फंड से जो एक्सपेंस आते हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं किस चीज के, तो ये जो पार्लियामेंट्री जो वोटिंग होती है उसके ऊपर बेसिस, उसके बेसिस पे नहीं होता है। तो यहां पर भी जो पार्लियामेंटेरियंस है हमारे, वो इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या है, जो टर्म्स ऑफ जो सर्विस है, कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ये भी फिक्स्ड रहेगा। कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, यानी कि वो जब किसी सर्विस में इंटर कर जाते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करके कोई भी जो उनका सर्विस का जो कंडीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे जो मेजर्स है वो इसमें इंप्लीमेंट किए गए, जैसे कि आफ्टर रिटायरमेंट ये लोग कोई और सर्विस नहीं कर सकते हैं इन तरीकों के, ताकि कोई उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसी को अगर ये फैसला सुना दिया जाता है तो बदले में वो उनको क्या कर सकती है कि अपने यहाँ काम पे रख सकती है। तो ऐसे तरीके के भी सिचुएशंस यहाँ पर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जो कि मना किया गया है कि इस तरीके का कंडीशन नहीं हो सकता। तो आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी भी तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मेंशन किया गया है। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, और इससे पहले जो हम लोगों ने प्रोविजंस देखा था उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट हमारी क्या है, जुडिशरी। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो है, ये सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कहां पे मेंशन किया हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, तो पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 to 35। ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसको मेंशन किया गया है। और इसके अलावा एक और अगर इंफॉर्मेशन हम लोग देख लें तो ये कहां से लिया गया है, तो बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से जो है इस चीज को हम लोग इंस्पायर होकर के लिए इसको अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो 3 बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया हमारा। पहला क्या है, ये पार्ट 3 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक, तो 12 to 35 है। और बिल ऑफ राइट्स यूएसए से यहाँ पर लिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, कहां से इंस्पायर होकर के इसको रखा गया है। तो बिल ऑफ राइट्स यूएसए के संविधान में उस चीज को मेंशन किया गया था, तो वहीं से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। अब हम लोग देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए फीचर क्या है, हमारा जो इसका क्या है फीचर, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जो 12 से 35 तक हम लोगों ने देखा, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। पहले क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। और इस तरीके से हमारे पास अब कितने ये फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं, जिसके तहत राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के तहत आता है। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक आता है। उसके अलावा जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, इसमें क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की गई है। उसके अलावा 25 से लेकर के 28 तक यानी कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 क्या किया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और लास्ट में जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है उसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की गई। और इसके बाद एक और राइट आता है फंडामेंटल राइट हमारा, जो कि लास्ट है, वो क्या है कि राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और वो आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया। तो इस तरीके से 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसको हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा डिटेल वे में उसको हम लोग देखेंगे कि 12 से 35 तक में 12 में क्या है, 13 में क्या है, क्योंकि 14 से 18 तक हम लोगों ने इक्वलिटी की बात की, तो वो सारी चीजों को हम लोग वहां पर मेंशन करेंगे। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है वो क्या है हमारे यहाँ, ये जस्टिसिएबल है। ये क्या है, जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कहने का मतलब है इन केस इट इज वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और इट्स अनदर विंग्स, यानी कि सरकार या उसके किसी और संगठन के द्वारा, किसी और अंग के द्वारा
अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया, उसकी अवहेलना की जाती है, तो ये जस्टिसिएबल कहने का मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि इट इज इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कानून के तहत हम लोग इसको पा सकते हैं। इट इज इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के तहत क्या है, ये इन्फोर्सिएबल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो कोई जिसको साथ क्या किया गया है, ये उनको डिप्राइव किया गया है उनके फंडामेंटल राइट से, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट भी है, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक में जाने का मौका है। तो इससे पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको कितना वैल्यू प्रोवाइड किया है कि एक आम व्यक्ति भी अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे उसको चुनौती दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है, जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये हमारे हित की बात हो गई, जो सिटीजन है उनके हित की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है। एक क्या है, इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखने की, ये क्या है, जस्टिसिएबल तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां पर क्या लगाया गया है, रीजनेबल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहने का क्या मतलब हुआ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहने का ये मतलब है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनको क्या कर सकते हैं हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो फंडामेंटल जो राइट्स है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको हटा भी सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं, एकदम अटल नहीं है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये एक बार हो गया तो अब इसमें कोई भी तरीके की बदलाव नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने देखा कि एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ क्या लगाया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सीधे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा क्या है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी का भी केस देखा था, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर देखें, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के जो केस होता है उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक्टिव होता है, फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 20 एंड 21, ये जो दोनों आर्टिकल है ये कंटिन्यूअस रहते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट वायलेटेड। तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है ये हमेशा एक्टिव रहते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये सारी चीजें थी। एक और इसमें जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है हमारा, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, इस पॉलिटिकल फ्रीडम को हमारे फंडामेंटल राइट्स को बेसिस, एक तरीके से फंडामेंटल राइट का जो आधार है, फंडामेंटल राइट जो देने का जो विचार जो मन में आया, जो बेसिस यहां पर होना चाहिए, जो व्यू पॉइंट है, वो ही है पॉलिटिकल फ्रीडम। एक राजनीतिक रूप से हम लोग इच्छा शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से जो इच्छा शक्ति है वो हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन्स को, हम सबको प्रोवाइड किया गया है। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जस्टिसिएबल इन नेचर है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाया जा सकता है। बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया गया है, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो है इसको हम लोगों ने देखा। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से दो पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।